माय नेम इज़ पूजा मीना। वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मेथड ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। डीकैल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन से होते हैं और मेथड ऑफ डीकैल्सिफिकेशन में से मैंने आपको फर्स्ट मेथड समझा दिया था कि रिमूवल ऑफ एसिड बाय मिनरल एसिड मेथड क्या होता है, रिमूवल ऑफ कैल्शियम बाय मिनरल एसिड मेथड क्या होता है, ये मैं आपको समझा चुकी थी। आज के जो लेक्चर में अपन को समझना है वो है कि आयन एक्शन रेजिन मेथड क्या होता है, चिलेटिंग एजेंट मेथड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकैल्सिफिकेशन मेथड क्या होता है। इन तीनों मेथड्स के बारे में आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। आई होप अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उस वाले लेक्चर को समझें। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है अपना आज का, वो है आयन एक्सचेंज रेजिन। देखो इस मेथड में क्या होता है मैं आपको पहले एक बार रीड करके बताती हूँ, फिर मैं आपको मेथड समझाऊंगी, आपको वैसे समझ नहीं आएगा। द प्रिंसिपल ऑफ द मेथड इज दैट द कैल्शियम आयन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द एक्शन exchange resin, thereby increasing the rate of solubility of the calcium from the tissue। देखो क्या हुआ, जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझा रखा है। इस मेथड में क्या होता है कि एक रेजिन यूज़ करते हैं अपन। यहाँ पे जैसे बिल्कुल बॉटम में, कंटेनर के बॉटम में एक रेजिन यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके एक लेयर बना दी जाती है, उस लेयर के ऊपर जो भी टिश्यू या जो भी बोन अपना होता है जिसका डीकैल्सिफिकेशन करना होता है उसको रखा जाता है। रखने के बाद में उसमें जो अपना डीकैल्सिफाइंग एजेंट होता है जैसे फॉर्मिक एसिड है उसको फिल कर दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि ये कहना चाहता है कि मुझे क्या करना है, कैल्शियम आयंस, ठीक है, कैल्शियम आयंस को रिमूव करना है। बात को समझना, कैल्शियम आयंस को रिमूव करना है, रिमूव फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। विच सॉल्यूशन? फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे कोई डायग्राम में आप समझा देती हूँ, ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई है। अब मुझे क्या करना है, इस वाले सॉल्यूशन में से कैल्शियम आयन को रिमूव करना है, ठीक है। कैल्शियम आयन आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द एक्सचेंज रेजिन, देयर बाय इंक्रीजिंग, इस वजह से देयर बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द टिश्यू। यानी क्या हुआ, इस बोन के अंदर, ठीक है, इस बोन में जो भी कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है, इस बोन में जो भी कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, मुझे क्या करना है, इस कैल्शियम आयन को इस बोन के अंदर जो कैल्शियम आयन है उसको डिसॉल्व करना है इस सॉल्यूशन के अंदर। यानी ये जो कैल्शियम है वो इस सॉल्यूशन में मुझे क्या करना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है। क्योंकि जब इस सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट होगा तभी तो मैं इस सॉल्यूशन में से क्या करूंगी, कैल्शियम आयन को रिमूव करूंगी। अब कैसे करूंगी, जनरल सी बात है, मुझे सॉल्यूशन चेंज करना होगा। यानी मैं क्या करूंगी, एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद में सॉल्यूशन को चेंज कर दूंगी। अब सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो कैल्शियम आयन थे वो भी रिमूव हो गए। तो क्या हुआ कि इस बोन के अंदर से कैल्शियम आयन सॉल्यूशन के बाहर आए, यानी बोन में से जो कैल्शियम आयन थे वो सॉल्यूशन में आ गए। अब सॉल्यूशन में आने के बाद में जब अपन सॉल्यूशन चेंज करेंगे तो वो कैल्शियम आयन क्या हो जाएंगे, कैल्शियम आयन यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है। क्या होता है कि जैसे कैल्शियम आयन बाहर सॉल्यूशन में आते हैं उनको अपन को रिमूव करना है, ठीक है। आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन बाय द एक्सचेंज रेजिन। एक्शन, देखो एक्शन का मतलब ये जो प्रोसेस एक तरह का एक्सचेंज हुआ। अब एक्सचेंज यहाँ पे एक्सचेंज जो चीज़ है वो आगे प्रोसीजर में देखेंगे पर कि कौन से रिएजेंट यूज़ करें। तो उन एक्सचेंज हुई मतलब कैल्शियम के बदले में कोई दूसरा जो है यहाँ पे आयन है वो चला गया, तो उसने क्या करा, एक्सचेंज प्रोसेस किया। अब उससे क्या होता है, देयर बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी, इस वजह से, इस एक्सचेंज की वजह से क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या इंक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी। रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी किसकी, कैल्शियम की। कहाँ से, टिश्यू से। यानी एक्सचेंज, जैसे जनरल सी बात है, कोई भी जगह खाली होती तो उसकी जगह अपन क्या करते, किसी को देते। तो यहाँ पे जब कैल्शियम क्या होगा, रिमूव होने लग गया, किससे, बोन से, तो बोन में कोई दूसरा आयन जाएगा और ये जो है क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब तो ये जैसे ही बाहर आएगा तो वो जो रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, किस वजह से, एक्सचेंज होने की वजह से। इससे क्या होगा, कैल्शियम ज़्यादा रिमूव होने लग जाता है किसी भी टिश्यू से। तो ये प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि क्या हुआ कि इस टिश्यू या बोन से कैल्शियम क्या हो गया, बाहर सॉल्यूशन में आ गया, कैल्शियम यहाँ पे प्रेजेंट हो गया है। और जैसे कैल्शियम प्रेजेंट है सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन को मैं जैसे एक्सचेंज करूंगी, नहीं जो सॉल्यूशन को चेंज करूंगी मैं, तब ये जो कैल्शियम है ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा और नया सॉल्यूशन अपन फिल कर देंगे। जब नया सॉल्यूशन फिल करेंगे तो अगेन अगर जो भी कैल्शियम बचा हुआ है बोन के अंदर वो दोबारा से क्या होगा, इस सॉल्यूशन में आ जाएगा और दोबारा से उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो यही इसका मेन कंसेप्ट होता है आयन एक्शन रेजिन मेथड का।
यहाँ पे जो रेजिन प्रेजेंट है इसमें जो आयंस होते हैं, जिन आयंस की मैं बात कर रही थी ना, यहाँ पे ये जो आयंस होते हैं वो इस लेयर में जो प्रेजेंट है, यहाँ पे रेजिन्स की जो लेयर बनाती है वो आयंस ये वाले होते हैं जिसको बोन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब क्या होगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, बट द यूज़ ऑफ रेजिन डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। लेकिन जो रेजिन का जो यूज़ कर रहे हैं अपन यहाँ पे वो इंक्रीज नहीं करता। किसको इंक्रीज नहीं करता? रेट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन को। यानी रेट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन रेजिन्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है एक्सचेंज रेजिन्स, मतलब एक्सचेंज के ऊपर वो डिपेंड करती है। ठीक है। अब जो कॉमनली रेजिन्स यूज़ किए जाते हैं वो होता है अमोनियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड पॉलीस्टाइरीन यूज़ किया जाता है। अब क्या होता है, जब ये जो रेजिन है एक बार यूज़ कर लिया ना, यूज़ करने के बाद में इस रेजिन को दोबारा से रीजनरेट किया जाता है। जो मैंने ऑरेंज कलर का जो रेजिन बनाया हुआ, ये जो एक बार यूज़ करने के बाद में आप इसको दोबारा से रीजनरेट कर सकते हो। आफ्टर यूज रेजिन इज रीजनरेटेड बाय वॉशिंग द ट्वाइस विद N/10 सोल्यूशन। N/10 सोल्यूशन से वॉश करना होगा। उसको फॉलोइंग वॉश करना होता है किससे? डिस्टिल वाटर से 3 बार। यानी 2 बार आप N/10 सोल्यूशन से वॉश कर दो इस रेजिन को। यानी जब बोन का डीकैल्सिफिकेशन हो जाएगा तो बोन को क्या करेंगे अपन? बाहर रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद में जो भी यहाँ पे रेजिन प्रेजेंट था उसको अपन क्या करेंगे? रीजनरेट करके वो यूज़ करेंगे। तो रीजनरेशन का प्रोसेस है N/10 से 2 बार वॉश करना है एंड देन डिस्टिल वाटर से 3 बार वॉश करना होगा। अब इसका जो प्रोसीजर समझते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है। देखो, एक लेयर करनी होती है मुझे। ए लेयर ऑफ रेजिन अप्रोप्रिएटली 13 mm थिकनेस इज स्प्रेड एट द बॉटम ऑफ द वेसल। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बता दिया आपको। सबसे पहले क्या करेंगे? 13 mm की थिकनेस की लेयर की स्प्रेड करेंगे अपन रेजिन्स को। यहाँ पे रेजिन्स को स्प्रेड कर दिया जाएगा। द स्पेसिमेन इज अलाउड टू रेस्ट ऑन इट। स्पेसिमेन को वहाँ पे रख दिया जाएगा। Decalcifying solution is added. The volume of the solution should be 20 to 30 times that of the tissue। यानी क्या किया? एक decalcifying solution ऐड किया जो कि फॉर्मिक एसिड ऐड कर रहे हैं अपन। इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? टिश्यू से 20 से 30 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए। जब डीकैल्सिफिकेशन हो जाएगा, यानी जैसे अपन कैल्शियम सॉल्यूशन को रिमूव करेंगे, बोन का डीकैल्सिफिकेशन हो जाएगा। तो डीकैल्सिफिकेशन होने के बाद में इसको चेक किया जाता है किससे? द एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय द रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन। एंड पॉइंट जो है उसका रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे चेक किया जाता है। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि एंड पॉइंट रिएक्शन क्या होती है और रेडियोग्राफी में कैसे चेक किया जाए। जेनरल सी बात, अगर किसी भी बोन में से अगर आप कैल्शियम को रिमूव कर दोगे, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब कुछ रिमूव हो जाएंगे, तो ये जो जैसे आपने एक्सरेज देखी हो, एक्सरेज में जो कोई भी बोन का स्ट्रक्चर नजर आता है वो इन्हीं कंपाउंड्स, इन्हीं आयंस की वजह से नजर आता है स्ट्रॉन्ग। अगर वो रिमूव हो जाएंगे तो इसका जो है स्ट्रक्चर वो आपको वैसा नजर नहीं आएगा। अब क्या होता है? द यूज ऑफ द आयन एक्सचेंज रेजिन इज लिमिटेड टू द डीकैल्सिफाइंग सोल्यूशन हैविंग ए नॉन मिनरल एसिड्स एज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट फॉर्मिंग द एसिड। आयन एक्सचेंज मेथड है उसके लिमिटेड यूज है, बिकॉज यहाँ पे जो अपन फॉर्मिक एसिड यूज कर रहे हैं वो एक नॉन मिनरल एसिड है जो जनरली बहुत कम कॉन्स्टिट्यूट या आयंस पे एक्ट करता है। लेकिन इस मेथड में क्या होता है कि सेलुलर डिटेल अच्छे से प्रिजर्व होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है एंड जनरली रिकमेंडेड नहीं किया जाता अर्जेंट पाइप्सिस के लिए या फिर रूटीन पर्पस के लिए। अब नेक्स्ट मेथड जो अपने पास में वो चिलेटिंग एजेंट मेथड होता है। ठीक है। इस मेथड में क्या होता है समझते हैं। चिलेटिंग एजेंट आर द सब्सटेंस विच कंबाइन विद कैल्शियम आयंस एंड अदर सॉल्ट्स like iron or magnesium deposit to form weakly dissociate complex and facilitate to removal of calcium salt। इस मेथड में क्या होता है कि एक चिलेटिंग एजेंट होता है जो क्या करता है, कंबाइन करता है किसके साथ में? कैल्शियम या फिर कोई भी अदर आयरन या फिर मैग्नीशियम वगैरह होता है उनके साथ में कंबाइन करता है। कंबाइन करने के बाद में वो क्या करता है, एक वीकली कंपाउंड बनाता है, एक वीकली कॉम्प्लेक्स बनाता है जो जनरली डिसोसिएट हो जाता है, जनरली टूट जाता है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि वो जब कंपाउंड बनाएगा तो उस कंपाउंड के साथ में कैल्शियम प्लस कोई भी जो कंपाउंड है तो वो कंपाउंड को जैसे सेम अभी नेक्स्ट प्रोसेस में देखा था अपन ने, उससे क्या हो जाता है उसको रिमूव कर देते। रिमूव करने के बाद में ये कैल्शियम क्या होता है इस कंपाउंड के साथ में बाहर आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि रिमूवल ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट, इससे कैल्शियम सॉल्ट रिमूव हो जाता है। अब जनरली जो चिलेटिंग एजेंट यूज़ किया जाता है वो होता है अपने पास में इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है जिसको EDTA के नाम से अपन जानते हैं।
ठीक है। और इसका जो कमर्शियल नेम होता है वो अपने पास में वर्नीस इसका कमर्शियल नेम होता है, और इसको जनरली यूज़ किया जाता है डिटेल माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ के लिए। अब क्या होगा, जो ईडीटी है, ठीक है, वो कंबाइन करेगा किसके साथ में, कैल्शियम के साथ में। जस्ट मैं आपको यहाँ पर समझाया कि एक चिलेटिंग एजेंट है जो क्या करता है, किसके साथ में कंबाइन करता है, कैल्शियम आयन के साथ में कंबाइन करता है। कंबाइन करने के बाद में क्या करता है, फॉर्मिंग करता है एक इनसॉल्युबल नॉन आयनाइज्ड कॉम्प्लेक्स, एक नॉन आयनाइज्ड इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो जनरली क्या होता है, रिमूव कर दिया जाता है बाद में, सेम एज इट इज प्रोसेस जैसा अपने लास्ट में देखा था आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड के अंदर। अब ये जो है, इट इज़ अ वेरी स्लो डीकैल्सिफाइंग एजेंट, बहुत ज़्यादा स्लो डीकैल्सिफाइंग एजेंट होता है चिलेटिंग एजेंट मेथड जो होता है। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं कि इस मेथड का प्रोसीजर क्या होता है। द टिश्यू इज प्लेस्ड इन द ईडीटी सॉल्यूशन में प्लेस किया जाता है 1 से 3 वीक के लिए, वो भी स्मॉल स्पेसिमेंस के लिए। अगर स्पेसिमेंस कैसे हैं, जैसे कि लार्ज स्पेसिमेन है, ठीक है, यानी डीकैल्सिफाइंग बोन डेंस कॉर्टिकल बोन्स को यूज़ किया जा रहा है, तो उनके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 to 8 वीक्स का टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा, यानी इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इसका जो सोल्यूशन है वो एवरी 3 days में आपको एक्सचेंज करना पड़ता है, हर 3 दिन में सोल्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। और फाइनल स्टेजेस की तरफ अपन होते हैं, लाइक लास्ट में बिल्कुल 3rd वीक के 1-2 दिन में अगर बचे हुए, तो एवरी डे सोल्यूशन को चेंज करना होगा, जिससे क्या होगा, डीकैल्सिफिकेशन अच्छा हो, ठीक है। ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम है कि इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। एंड सेकेंड अनदर थिंग क्या है कि इसका जो पीएच है वो भी 7 से 7.4 के बीच में रखना होता है। अगर ये 8 भी हो जाता है तो उससे अबाउ 8 या 8 पहुंच जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, उसकी ऑप्टिमम बाइंडिंग कम होने लग जाती है, ठीक है। हायर पीएच की वजह से क्या हो जाता है, अल्कलाइन नेचर हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो प्रोटीन लिंकेज है, जो बोन के अंदर या टिश्यू के अंदर जो प्रोटीन लिंकेज है वो ब्रेक होने लग जाएंगे, डैमेज होने लग जाएंगे। तो इससे बेनिफिट से ज़्यादा इसके नुकसान है। तो टाइम ड्यूरेशन लेता है, प्रोटीन लिंकेज भी डैमेज कर देता है। अगर इसका जो पीएच इसी मेंटेन पे रहता है, तो ये क्या करता है, टिश्यू को ज़्यादा हार्ड नहीं करता है, और टिश्यू इजीली क्या हो जाता है, कट हो जाता है, जैसे कि चाहे बोन हो, चाहे टीथ हो, चाहे कोई भी कैल्सिफाइड टिश्यू क्यों ही ना हो। अब जो लास्ट है अपना मेथड वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकैल्सिफिकेशन मेथड। ये आपने वैसे पढ़ा भी हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे यूज़ करके अपन इस प्रोसेस को करने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक इज अ प्रोसेस वेयर द पॉजिटिवली चार्ज्ड कैल्शियम आयन आर अटैच टू द नेगेटिवली इलेक्ट्रोड एंड सब्सिक्वेंटली रिमूव फ्रॉम द डीकैल्सिफाइंग सोल्यूशन। इसमें क्या होने वाला है कि जो पॉजिटिव, जैसे आपने इलेक्ट्रोड देखी होगी, जैसे यहाँ पे होता है एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है, और इसके थ्रू अपन बैटरी लगाते हैं और कनेक्टिविटी बनाते हैं। जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है उससे अपन कैल्शियम को अटैच करने वाले हैं, और जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा उससे जो इलेक्ट्रोड होगा, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होगा, उससे अपन नेगेटिव वाले को अटैच करेंगे। अब इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, सेम यहाँ पे भी सोल्यूशन चेंज करते हैं, और उस सोल्यूशन में क्या होगा, जो भी कैल्शियम है वो डिजोल्व होने लग जाएगा और उसको अपन रिमूव कर देंगे। अब इसका जो टाइम रिक्वायर है वो बहुत ज़्यादा कम रखना पड़ता है, इस मेथड का टाइम रिक्वायर बहुत ज़्यादा कम रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इस मेथड में क्या होता है, हीट होने लग जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस होने लग जाएगी। जनरल सी बात, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस होगी और हीट तो होगी से, उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोसेस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करता। और क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी बोन वोन को कुछ भी रखेंगे या स्मॉल फ्रेगमेंट्स को रखेंगे, तो वो जो बोन है उसमें भी हीटिंग होने लग जाती है, तो बोन या स्ट्रक्चर भी डैमेज होने लग जाते हैं, जो टिश्यू वगैरह है ना वो भी डैमेज होने लग जाते हैं। ये जो मेथड है स्मॉल फ्रेगमेंट्स के लिए ठीक है, बट इसके लिमिटेड यूज़ हैं, क्योंकि एक तो लिमिटेड यूज़ है इसलिए क्योंकि स्मॉल स्पेसिमेन को यूज़ करोगे और उनके भी लिमिटेड नंबर ही यूज़ करने पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अलग अलग पेशेंट के सैंपल्स को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। बट ये गुड साइटोलॉजिकल प्रिजर्वेशन करता है, और हिस्टोलॉजिकल को भी अच्छे से, मतलब इसके हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है सेल्स का, उसको भी अच्छे से प्रिजर्व करता है, बट मोस्टली इस प्रोसेस को यूज़ नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे, ये तो आपने सारे डीकैल्सिफिकेशन के प्रोसेस देख ली। अब डीकैल्सिफिकेशन होने के बाद में क्या होता है, डीकैल्सिफिकेशन होने के बाद में ट्रीटमेंट आफ्टर डीकैल्सिफिकेशन की ट्रीटमेंट किया जाता है कुछ टिश्यू को बचाने के लिए, क्योंकि डीकैल्सिफिकेशन में आप इतने एसिड डाल रहे हो, इतने उसको हीटिंग कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, तो उसके बाद में क्या होगा कि उसके अंदर जो एसिड है वो चला गया। अब एसिड जाएगा तो जनरल सी बात है टिश्यू डैमेज होगा, तो उसको बचाने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। उसकी फर्स्ट स्टेप होती है न्यूट्रलाइजेशन, सेकेंड स्टेप होती है वॉशिंग। तो फर्स्ट स्टेप देखेंगे अपन न्यूट्रलाइजिंग। इस
इसमें क्या होता है, न्यूट्रलाइजिंग में क्या होता है कि वेरियस न्यूट्रलाइजिंग ट्रीटमेंट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिड आफ्टर डीकैल्सिफिकेशन। आफ्टर डीकैल्सिफिकेशन एक्सेस एसिड, यानी जैसे आप डीकैल्सिफिकेशन करते हो तो उस टाइम क्या होता है, एक्सेस एसिड को यूज़ करें, अपन फॉर्मिक एसिड में रख रहे हैं, HCl यूज़ करें, बहुत तरह के एसिड यूज़ करें, तो वहाँ पे उस टिश्यूज़ की सरफेस के अंदर क्या होता है, वो जो टिश्यू के जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें एसिड फिल हो जाता है। एसिड फिल हो जाएगा तो उस एसिड को रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, उस टिश्यू को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। तो जनरली क्विकली रिमूव किया जाता है, या तो वो टैप वाटर के अंदर टिश्यू को रख दो, या फिर उसको किसी भी मतलब सेकेंडरी फिक्सेटिव में ट्रांसफ़र करने से पहले उसको अपन रिमूव करेंगे बोल्टिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, वो आगे देखेंगे क्या होता है वो। या फिर उसको सेकेंडरी फिक्सेटिव के लिए फर्स्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि फर्स्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है ना, ये पार्ट शुरू हो जाता है अपना किसका, टिश्यू प्रोसेसिंग वाला पार्ट है। फर्स्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो टिश्यू प्रोसेसिंग वाला पार्ट होता है। अगर सेकेंडरी फिक्सेटिव की बात करें तो इन्हें एक फिक्सेशन से दूसरे फिक्सेशन में गए तो वो अपना सेकेंडरी फिक्सेटिव हो जाएगा। अभी किसके अंदर क्या जाते हैं, ये जो मैं बात कर रही हूँ बोल्टिंग की, वो होती है यहाँ पे कि इमर्जिंग इन द 6% एक्वस सोडियम सल्फेट के अंदर, या फिर 1% एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर रखा जाता है कुछ हावर्स के लिए, 1 से 2, मान लो आप 2 से 3, जो भी कुछ टाइम के लिए क्या किया जाता है, इन सॉल्यूशन में रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि एसिड रिमूव हो जाता है टिश्यू से। अब टिश्यू से एसिड रिमूव हो जाएगा तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाती है, इस पॉसिबिलिटीज़ ये होती है कि ये जो टिश्यू है ना, अब खराब जल्दी से नहीं होगा, यानी अच्छे लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये टिश्यू प्रिजर्व होकर रहेगा। सेकेंड, किसी भी नेक्स्ट जैसे किसी भी डायरेक्टली जब आपने न्यूट्रलाइजेशन कर दिया इन फ्लूइड के अंदर रखने के बाद में, तो इन फ्लूइड के बाद में कोशिश ये की जाती है कि डायरेक्टली आप उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट में ना रखो, उससे पहले एक स्टेप किया जाता है, वो होता है कि इसको 70% अल्कोहल के अंदर किसी भी टिश्यू को प्रिजर्व करो। तो ये बेसिक बात है कि एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डीकैल्सिफिकेशन के बाद में, क्योंकि टिश्यू को बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब होने लग जाएगा एसिड सॉल्यूशंस की वजह से। अब नेक्स्ट जो अपने पास में वॉशिंग में जनरली इस प्रोसेस के बाद में क्या कर दिया जाता है, टिश्यू को वाटर में रख दिया जाता है, टैप वाटर में, रनिंग वाटर में रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो भी एक्सेस एसिड या एल्कलाई है वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं, और वो फिर किस में इफेक्ट नहीं करते, स्टेनिंग में इफेक्ट नहीं करते। अगर मैं बात करूँ डीकैल्सिफाइंग टिश्यू, उसको अगर फ्रोजन सेक्शन वाले की बात हो रही है तो फ्रोजन सेक्शन वाले में भी क्या किया जाता है, उसको जो वॉशिंग के बाद में उसको स्टोर किया जाता है फॉर्मल सलाइन के अंदर, बिफोर फ्रोजन करने से पहले, उसको फ्रोजन करने से पहले उसको फॉर्मल सलाइन में स्टोर किया जाता है, जिससे भी क्या होता है कि जो टिश्यू प्रिजर्व हो जाता है। तो ये तो बात होगी न्यूट्रलाइजिंग और वॉशिंग की, कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा डीकैल्सिफिकेशन के बाद में। देखो जो डिटर्मिनेशन है अपने पास में, डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन की मैं बात करूँ तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे है, क्योंकि जब अपन डीकैल्सिफिकेशन कर चुके हैं, डीकैल्सिफिकेशन के बाद में अपन ने देख लिया कि जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट भी कर लिया है। ट्रीटमेंट के बाद में चेक किया जाता है कि जो टिश्यू है या बोन है उसमें से कम्प्लीटली डीकैल्सिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी कम्प्लीटली कैल्शियम रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके 3 मेथड्स होते हैं, एक होता है फ्लैक्सिबिलिटी मेथड, नेक्स्ट होता है अपना एक्सरे मेथड होता है, एंड उसके बाद में एक और मेथड होता है केमिकल मेथड। तो तीनों मेथड के थ्रू चेक किया जाता है। अब फर्स्ट जो है अपने पास में फ्लैक्सिबिलिटी मेथड की बात करूँ तो इसमें बैंडिंग किया जाता है, टिश्यू को बैंड कर दिया जाता है, उसमें नीडलिंग की जाती है, नीडल को इंसर्ट किया जाता है इस तरीके से, और नेक्स्ट है स्कापल से उसमें देखा जाता है कि वो अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इन सब मेथड से क्या होता है कि पता लग जाता है ईजी वे में कि उसमें कम्प्लीटली कैल्शियम रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। बट ये सबसे ज़्यादा बेकार मेथड है, लाइक कह सकते हो कि इतने यूजफुल मेथड नहीं, पर रूटीन में इन्हीं को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि टिश्यू डैमेज होता है, उसका सेल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, उसकी वजह से प्रॉपर तरीके से सेक्शंस नहीं मिलेंगे अपन को आगे। ये उसके फ्लैक्सिबिलिटी मेथड में होता है। नेक्स्ट अपने पास में एक्सरे मेथड, ये सबसे एक्सपेंसिव मेथड होता है, बट मोस्ट आइडियल कह सकते हो, मोस्ट सेंसिटिव कह सकते हो, मोस्ट रिलायबल मेथड कह सकते हो आप डीकैल्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है एबिलिटी होती है कि अगर स्मॉलेस्ट भी वहाँ पे बच गया है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम बिल्कुल थोड़ा सा भी बचा हुआ है तो उसको भी चेक कर लिया जाएगा एक्सरे के अंदर, एक्सरे प्लेट में चेक कर लिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही अगर प्रेजेंट है तो वो आपको ओपेक नज़र आ जाएगा। अगर एक्सरे में आपको कोई भी ओपेक चीज़ नज़र आ रही है तो वो कैल्शियम की वजह से नज़र आ रही है, तो आप बता दोगे कि इसका अच्छे से डीकैल्सिफिकेशन नहीं हुआ है। अगर अच्छे से डीकैल्सिफिकेशन हो जाता तो वो ओपेक नज़र नहीं आती, लेकिन इस मेथड को यूज़ नहीं किया जाता उनके लिए जिनके अंदर मर्क्यूरी क्लोराइड फिक्सेटिव या फिर डीकैल्सिफिकेशन की तौर में इसको यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है उसकी ओपेसिटी को ये कम कर देता है, इस वजह से इसको यूज़ नहीं किया जाता मर्क्यूरी क्लोराइड वाले सॉल्यूशंस में। अब नेक्स्ट जो मेथड है अपने पास में केमिकल मेथड, ये सबसे सिंपल मेथड होता है, रिलायबल भी है, ठीक है, रूटीन पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या किया जाता है कि डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इन द डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन, जो भी डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन है उनमें चेक किया जाता है कि कैल्शियम प्रेजेंट है कि नहीं है। उसके लिए क्या किया जाता है,
डिटेक्शन के लिए एक प्रेसिपिटेशन करना होता है, यानी कैल्शियम को प्रेसिपिटेट कर दो, यानी कैल्शियम को क्या कर दो, प्रेसिपिटेट, यानी किसी के साथ में कंबाइन करके इसका प्रेसिपिटेशन कर दो। तो कंबाइन करने के लिए ये सॉल्यूशन यूज़ करते हैं अपन, कंसनट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सैचुरेटेड अमोनियम ऑक्सलेट यूज़ किया जाता है। अब जैसे क्या होता है, इनको कैल्शियम के साथ में मिक्स किया जाता है, मिक्स करने पर क्या होगा कि एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन बन जाएगा। जैसे इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन बन जाता है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और कैल्शियम ऑक्सलेट का। तो उससे क्या पता चल गया, उससे ये पता चल गया कि जो कैल्शियम अगर वहाँ पर प्रेजेंट था तो है कि किस तरीके से यहाँ पे डिकैल्सिफिकेशन होगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा, 5 ml डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड ले लेंगे अपन, ठीक है, डिकैल्सिफाइंग सोल्यूशन ले लेंगे किसी भी कंटेनर के अंदर, और उसके अंदर टिश्यू को रख देंगे अपन 6 to 12 आवर्स के लिए। उसके बाद में क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपन 5 ml ईच 5% का अमोनियम ऑक्सीलेट और 5 ml 5% का अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करने के बाद में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में 15 से 30 मिनट के लिए सॉल्यूशन को रख देंगे। देन अगर वहाँ पे क्लाउडनेस आ जाती है, ठीक है, क्लाउडनेस मतलब वहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो क्लाउडी हो जाता है, ऐसे डॉट, इसका मतलब वहाँ पे उसका अच्छे से डिकैल्सिफिकेशन नहीं हुआ था और वहाँ पे क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सलेट बन चुका है, जो इंडिकेट करता है कि वहाँ पर अच्छे से डिकैल्सिफिकेशन नहीं हुआ था। अगर अच्छे से डिकैल्सिफिकेशन हो जाता तो क्लाउडनेस नहीं आती, ठीक है। तो टर्बिडिटी इंडिकेट करती है कि अच्छे से कैल्शियम है या जो कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुआ है। तो अगर कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा तो कोई टर्बिडिटी नहीं होगी, तो वो जो सॉल्यूशन है वो क्लियर का क्लियर रहेगा। तो ये जो 3 प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अपन एंड पॉइंट रिएक्शन चेक करते हैं। फर्स्ट आपने देखा फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड अपने पास में था एक्सरे मेथड था, एंड थर्ड अपने पास में केमिकल मेथड था। तो इन तीनों मेथड्स के प्रोसेस के थ्रू अपन एंड पॉइंट रिएक्शंस को चेक करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। तो जो डिकैल्सिफिकेशन प्रोसेस था पूरा वो मैं आपको समझा चुकी हूँ 2 लेक्चर्स के अंदर। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि डिकैल्सिफिकेशन क्या होता है, डिकैल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन से होते हैं और फिर उसके 4 मेथड कौन कौन से होते हैं। चारों मेथड्स मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। चारों मेथड्स के बाद में क्या ट्रीटमेंट करना होगा, ट्रीटमेंट करने के बाद में एंड पॉइंट रिएक्शन क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट डिकैल्सिफिकेशन में आपको समझा चुकी हूँ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको समझाऊंगी वो टिश्यू प्रोसेसिंग होगा। तो हिस्टोपैथोलॉजी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही रखना है याद कि हर एक प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करना है। पहले आप फिक्सेशन पढ़ोगे, फिर डिकैल्सिफिकेशन प्रोसेस पढ़ोगे, फिर उसके बाद टिश्यू प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, फिर कटिंग सेक्शन पढ़ेंगे, फिर स्टेनिंग पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो आपको उसी तरीके से पढ़ना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो करें और फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।